जय हिंद साथियों, मैं चंदा। आपका स्वागत है A&S GKGS रिसर्च एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो के माध्यम से पता होगा, इस चैनल पर क्लास 8 के NCERT चल रहा है, जिसमें हम पिछले वीडियो में चैप्टर 4 तक कंप्लीट किए थे। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 को देखेंगे। जो चैप्टर नंबर 5 है, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, यानी कहे तो अब जनता बगावत यानी आपसी मतभेद की बात कर रही है, यानी लड़ाई झगड़े की बात कर रही है। 1857 एक बीच की कड़ी है, यानी 1857 और उसके बाद, यानी 1857 जो आपको दिख रहा होगा, ये एक मतलब कहे तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहा है। यानी कहे तो 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे हम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ये सिपाही विद्रोह। तो इस विद्रोह के बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन ये कह रहा है चैप्टर, यानी जनता बगावत करती है ये सिपाही विद्रोह के दौरान और उसके बाद, तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो आज के वीडियो में हमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो पहले हम जानेंगे नीतियां और लोग, यानी क्या तो किसकी नीतियां, यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आई थी, तो उसके जो भारतीय लोगों पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक होते थे, वो किस तरह से मतलब अत्याचार करते थे, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके नीतियां के बारे में जानेंगे और लोग के बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे नवाबों की छिनती सत्ता, यानी क्या है तो आपको तो पहले बता दिए थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी, तो विभिन्न क्षेत्रों के जो नवाब होते थे, उनसे विभिन्न युद्ध करते थे और उनसे सत्ता छीन लेते थे। यानी क्या है तो उनका जो अधिकार जो क्षेत्र पर था, उसको छीन लेते थे और उसके क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लेते थे। तो इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे किसान और सिपाही के बारे में, यानी क्या है तो भारतीय किसान की बात करेंगे और अंग्रेज जो सैनिक थे, इसके बारे में जानेंगे। तो उसके बाद हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, वो है सुधारों पर प्रतिक्रिया, यानी अब समाज में सुधार आने लगे थे, इसके बारे में जानेंगे। और ये सुधार कौन करता था, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जानेंगे सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया, यानी क्या है तो सैनिक जो विद्रोह था 1857 की क्रांति के समय में, वो अब जन विद्रोह कैसे बन गया, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए हम पहले जानते हैं पहले टॉपिक की ओर से। तो चलिए जानते हैं नीतियां और लोग के बारे में। यानी जब 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत, तो धीरे धीरे ये 1600 यानी क्या तो 1947 ईस्वी तक ये भारत पर मतलब राज किए थे। और उसी दौरान विभिन्न श्रेणियों, यानी क्या तो समाज में विभिन्न श्रेणी थी, उसको विभिन्न कठिनाइयों को झेलना पड़ा। जैसे क्या तो जो समाज में जो लोग थे, कृषक थे, उनसे राजस्व वसूलते थे। उसके बाद जबरदस्ती अपने अनुसार खेती करवाते थे। उसके बाद क्या तो मजदूर से मतलब ज्यादा काम करवाते थे और उसके बदले में कम कर देते थे। उसके बाद बात करेंगे आदिवासी जो थे वो घुमंतु थे, यानी आपको पिछले वीडियो में बताए थे, जो आदिवासी थे वो स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते थे। और अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक आने लगे, वो अब आदिवासी पर भी रोक लगाने लगे, यानी क्या तो वो अब स्वतंत्र नहीं रहेंगे, वो भी अब अंग्रेज के अधीन काम करेंगे। और आए तब सर्वप्रथम पहले वो वन पर कानून लगाया था, यानी जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक होते थे, वो सर्वप्रथम वन पर कानून लगाया था। और वो किस उद्देश्य से लगाया था, तो वो आदिवासी वन में न जाए, इसके लिए लगाया था, क्योंकि अब आदिवासी को वो अस्थाई बनाना चाहता था। क्यों अस्थाई बनाना चाहता रहा होगा अंग्रेज? क्योंकि पहले तो अंग्रेज जहां अस्थाई जो लोग होते थे, उनसे राजस्व वसूलने में उनको मतलब आसानी मिलती थी। यानी जब बंगाल के जो शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह थे, वो जब दीवान उनको वसूलने का अधिकार दे दिए थे, यानी अंग्रेज को, तब वो
विभिन्न क्षेत्रों से राजस्व वसूलते थे। और कहे तो पहले बंगाल से वसूलना चालू किए थे, बिहार से वसूलना चालू किए थे, झारखंड से, मद्रास से और भी विभिन्न क्षेत्रों से जो सैनिक होते थे वो राजस्व वसूलते थे। और कहे तो जो झारखंड जो इलाका है वो आदिवासियों का इलाका है, वहाँ अत्यधिक आदिवासी देखने को मिलता है। लेकिन आदिवासी जो है वो क्या कहे, वो तो अस्थाई नहीं था, एक स्थान से दूसरे स्थान रहता था, एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब खेती करता था, जिससे अंग्रेज को सही ढंग से राजस्व नहीं मिलती थी। और राजस्व अंग्रेज का क्या उद्देश्य था, राजस्व अधिक से अधिक हमें मिले। तो इसके लिए जब अंग्रेज झारखंड के जो इलाके थे उसमें राजस्व वसूलने का उसको अधिकार मिला, तो वो सर्वप्रथम क्या किया, जंगल पर कानून लगाने लगा, यानी वन कानून लगाने लगा, जिससे अब अंग्रेज जो है, ये जो आदिवासी है वो अंग्रेज के अनुमति के बिना अब वन के किसी भी वस्तु को अब अपने छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जैसे कि कहे तो वन में नहीं घूम सकता, वन के जो फल फूल होते हैं उसे नहीं खा सकता, नहीं तोड़ सकता, और जो शिकार यानी जो पशु पक्षी जो होते हैं उसका शिकार नहीं कर सकता। तो इन सभी पर रोक लगा दिया गया। और अब अंग्रेज को यहाँ से दो फायदा हो गया। एक तो हुआ जो अब आदिवासी जब अस्थाई बनेगा तो वो अब अपने आप मतलब जीवन चलाने के लिए कुछ तो कार्य करेगा, तो उससे उसको राजस्व मिलेगा, यानी जब खेती करेगा तो वहां से उसको राजस्व मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे जब वो मजदूरी करेगा तो वहां से उसको मतलब काम ज्यादा करवाएगा और अपने अनुसार उसको पैसा देगा, तो यहाँ दोगुना मुनाफा अंग्रेज को होता था। और अंग्रेज जो था जब वन में अपने अनुसार मतलब कानून लगा दिया तो वो अपने अनुसार लकड़ी लगाता था, यानी अब तो वो क्षेत्र भी अब अंग्रेज के अधीन हो गया था, तो वो अपने जरूरत के हिसाब से इमारती लकड़ियां बनवा मतलब पेड़ लगवाता था। उसके बाद रेलवे लाइन में जो मतलब पटरियां होती है उसके लिए अच्छे अच्छे लकड़ियां का पेड़ लगवाता था। जैसे में बात करेंगे शीशम का पेड़ और भी विभिन्न पेड़ लगवाते थे, जिससे मतलब उसे मतलब फायदा हो इसके लिए। तो इससे लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा था, यानी अंग्रेज की नीतियां जो थी इससे जो उस समय के जो जनता थे, यानी जो 1600 ईस्वी के करीब के जो लोग रहते थे, विभिन्न क्षेत्रों के जो लोग रहते थे, उनको विभिन्न कठिनाइयां को सामना करना पड़ता था। तो इसलिए आगे चलकर ये सब जन विद्रोह बन गए थे, तो इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद अब हम जानते हैं नवाबों की छिनती सत्ता, यानी जो विभिन्न क्षेत्रों के जो नवाब होते थे उनसे अंग्रेज क्या करता था, विभिन्न युद्ध करता था और उसके जो सत्ता मतलब सत्ता केंद्र जो था उसको अपने अधीन कर लेता था। जैसे में हम एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं प्लासी की युद्ध। प्लासी का युद्ध जब अंग्रेज जो किया था ये सिराजुद्दौला से, यानी प्लासी की बात करेंगे तो ये बंगाल में हुआ था, यानी क्या तो बंगाल में। और अंग्रेज जो था वो सर्वप्रथम अपना कोठी की बात करेंगे तो वो बंगाल में ही खोला था। तो जब वहां पर वो अपना कोठी खोला था तो आसपास के क्षेत्र को अपने अधीन करना चाहता था, यानी अब बात करते हैं कोठी कब खोला था, तो वो 1651 ईस्वी में खोला था, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो बंगाल के आसपास के क्षेत्र को अपने अधीन करना चाहता था, तो इसलिए बंगाल के उस समय नवाब यानी जब ये प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, 1757 में हुआ था, तो उस समय बंगाल के जो नवाब की बात करेंगे तो वो नवाब थे सिराजुद्दौला। उससे अंग्रेज जो सैनिक थे वो युद्ध किया था, और अब बंगाल के जो पलास नाम के जो जगह था वहां के जो क्षेत्र होते थे वो अब अंग्रेज अपने अधीन कर लिया था। तो एक तरह से उसकी वहां की सत्ता छीनी गई थी, यानी सिराजुद्दौला की सत्ता वहां से छीन ली गई थी। उसके बाद और आगे चल के बात करते हैं तो और अंग्रेज जो आए, यानी कहे तो गवर्नर जो आए वो कहे तो विलय नीति लाए थे, यानी कहे तो विलय नीति।
विलय नीति क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो विलय नीति होता है, जैसे कहे तो अगर किसी जो शासक होते हैं और उसका जो शासन क्षेत्र होता है उस पर वो तो अभी शासन करते हैं, लेकिन उनके मृत्यु के बाद उनके पुत्र जो होगा उसी राजगद्दी पर शासन करेगा। आखिर अगर किसी जो मतलब शासक का अपना पुत्र नहीं होगा और वो किसी दस्तक पुत्र को अपने राजगद्दी पर बैठाना चाहेगा तो वो नहीं बैठा सकता है। क्यों नहीं बैठा सकता है? तो एक मतलब अंग्रेज का मतलब मानना था कि दस्तक पुत्र को अब उत्तराधिकारी नहीं बना सकते हैं, और अगर राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसका शासन क्षेत्र का जो जमीन होता था उसे वो अपने राज्य में मिला ले, इसलिए वो ऐसा काम करता था। तो इसलिए विलय नीति लाया था। तो अब हम बात करेंगे उसी समय की एक मतलब रानी थी जिसे हम झांसी की रानी कहते हैं, यानी कहते हो झांसी की रानी। जब झांसी की रानी जो थी ये एक दस्तक पुत्र मतलब गोद ली हुई थी, और इनकी इनकी इनके पति की मृत्यु के बाद ये अंग्रेज से गुहार लगाई कि अब उत्तराधिकारी ये अपने दस्तक पुत्र को बनाने के लिए ये अंग्रेज से गुहार लगाई थी, लेकिन ये अंग्रेज इनकी बातों को नहीं मानी थी। यानी झांसी की रानी की जो बातों को अंग्रेज मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद हम बात करेंगे आगे चल के, यानी अंग्रेज इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों के को अपने शासन राज्य में मिलाने के लिए और भी विभिन्न नीतियों को अपनाया और मानने यानी लोगों की बातों को मानने से इनकार कर दिया था। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद कहे तो इसी प्रकार ये मतलब एक नीति आई थी भारत में जिसे हम कहेंगे अंग्रेज के जो भारतीय जो सैनिक होते थे उसको अब समुद्र पार युद्ध करने के लिए यानी बर्मा युद्ध के लिए बर्मा युद्ध की बात करेंगे तो ये 1840 ईस्वी में हुई थी। ये बर्मा युद्ध 1840 ईस्वी में हुई थी, और अब ये युद्ध लड़ने के लिए भारतीय जो सैनिक होते थे उसको समुद्र के उस पार ले जाने का आदेश दिया गया था ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा। लेकिन उसी में कुछ सैनिक जो थे ये बात को मानने से इनकार कर दिया था। क्यों इनकार कर दिया था? क्योंकि सनातन धर्म के लिए समुद्र के पार करना एक पाप माना जाता था। तो इसलिए ये जो भारतीय जो लोग होते थे वो इनकार कर दिए थे। तो फिर अंग्रेज ने एक नीति अपनाई, और उस समय तो अंग्रेज के अधीन मतलब सभी क्षेत्र था, लोग थे, तो अंग्रेज नीति अपनाई। अगर उसके अधीन काम करना है तो उनके हर नीति को मानना होगा। तो यही सब को लेकर आगे चलकर मतलब जन विद्रोह बन गया था। तो इसके बारे में जानेंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं किसान और सिपाही के बारे में, यानी कहे तो किसान और सिपाही के बारे में जानेंगे। तो किसान यानी कहे तो 1600 ईस्वी के करीब के जो किसान थे, यानी 1600 ईस्वी के जो करीब के जो किसान थे, और जो सिपाही थे, सिपाही जो थे वो किसान यानी कहे तो जब ये मुगल जो बादशाह थे शाह आलम द्वितीय ये तो दीवान वसूलने का अधिकार ये अंग्रेज को दे दिए थे। लेकिन बात करेंगे ये अब दीवान की, यानी जो राजस्व नहीं देगा यानी कर नहीं देगा अंग्रेज को, उसका जो जमीन की बात करेंगे तो वो अंग्रेज अपने अधीन कर लेता था, यानी कहे तो एक तरह से नीलाम कर लेता था। अगर राजस्व नहीं चुकाएगा तो उसका जो जमीन होता था वो अब अंग्रेज अपने अधीन कर लेता था। तो वैसा काम अंग्रेज के द्वारा मतलब किसानों के प्रति किया जाता था। उसके बाद बात करेंगे जो सत्ता की, यानी कहे तो जो मुगल बादशाह एक थे बहादुर शाह, जो मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक माने जाते थे, यानी अंतिम शासक।
बहादुर शाह जफर, इसको इनका नाम याद रखिएगा। और मुगलों के द्वारा जब लाल किले बनवाए गए थे तो बारी बारी से जो मतलब मुगल जो शासक होते थे उसका तो सत्ता केंद्र ये लाल किला था, तो उस पर शासन करते थे। जब ये बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है तो तब डलहौजी जो थे वो मतलब 1849 ईस्वी में बताए कि जो बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद अब मुगलों को लाल किले से हटा दिया जाए, यानी अब उनको अब लाल किले के आसपास के क्षेत्र में मतलब उसके परिवार को भेज दिया जाए, अब वो लाल किला पर नहीं रहेंगे। और आगे चल के एक और मतलब कहे तो 1856 ईस्वी आई, यानी कहे तो 1856 ईस्वी, और उस समय कैनिंग थे यानी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो बताए आगे चलकर, यानी कहे तो 1856 ईस्वी में ये बहादुर शाह की मृत्यु के बाद अब मुगल बादशाह यानी मुगल वंशज कोई नहीं माना जाएगा, यानी बहादुर शाह के परिवार से अब किसी को मुगल वंशज नहीं माना जाएगा। तो ये कैनिंग के द्वारा बताया गया था, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे अंग्रेज जो थे अपने अनुसार किसान से खेती करवाते थे, यानी कहे तो खेती करवाते थे, यानी कहे तो अपने जरूरत के हिसाब से खेती करवाते थे। जैसे में बात करेंगे नील की, कपास की, अफीम की, तंबाकू की, यानी इन सभी यानी अपने जरूरत के हिसाब से सभी चीजों की ये खेती करवाते थे, और चाहते यानी और इससे भी इनको मतलब मुनाफा मिलता था, यानी ये अपने देश यानी ले जाकर इसे बेचते थे इन फसलों को, वहां से भी इनको राजस्व मिलता था। और भारतीय लोगों से भी मजदूरी के बदले में राजस्व मिलता था। उसके बाद बात करेंगे राजस्व मजदूरी यानी दुगना काम करवाते थे और राजस्व पैसा कम उसको देते थे। उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों से राजस्व वसूलते थे, इनसे अंग्रेज का ही फायदा होता था। तो ये किसान पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़े थे ब्रिटिश इसके सैनिकों का, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे सुधारों और प्रतिक्रिया के बारे में, यानी अब अंग्रेज जो सैनिक होते थे वो अब समाज में सुधार करने का प्रयास करते थे। उनका कहना था अब समाज में सुधार किया जाए, तो उन्होंने सर्वप्रथम सुधार क्या किया इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जब अंग्रेज से जो मतलब ग्रामीण इलाका में पहले सती प्रथा का अंत किया, यानी क्या तो सती प्रथा का अंत किया। उसके बाद एक और बात करेंगे विधवा पुनर्विवाह, यानी क्या तो विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह मतलब को अंत किया। तो हम जानते हैं पहले ये सती प्रथा के बारे में, ये क्या होता है। तो उस समय यानी जब 1600 ईस्वी के करीब के जो लोग होते थे वो तो मतलब युद्ध होता था अंग्रेज के द्वारा, मतलब भारतीय लोगों को मार दिया जाता था, यानी अंग्रेज के जब बात नहीं मानता था तो अंग्रेज के जो सैनिक होते थे वो लोगों को मार देते थे। और अगर किसी भी मतलब लोगों की मृत्यु हो जाती थी और उसके बाद उसकी पत्नी को साथ साथ जला दिया जाता था, यानी सबसे पहले उसका अंत किए थे लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये एक प्रथा नहीं थी, ये
कुप्रथा थी। यानी क्या, तो जिंदा स्त्री को जला दिया जाता था। यानी उसकी जब उसका पति का मृत्यु हो जाता था तो उसी के साथ, उसके चिता के साथ उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। तो सर्वप्रथम अंग्रेज जो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, उनके द्वारा ये प्रथा को समाप्त किया गया था और विधवा पुनर्विवाह को शुरू किया गया था। यानी अगर किसी भी स्त्री की पति का मृत्यु हो जाता था, उसके बाद उसकी जो पत्नी होती थी वो अब दूसरा विवाह कर सकती है। तो ऐसा उन्होंने नीति लाया था। उसके बाद बात करेंगे ईसाई, यानी ईसाइयों के लिए एक स्कूल खोले थे, यानी ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। प्रचार के लिए स्कूल खोला था और आगे चलकर एक नीति लाई थी। जो नीति की बात करेंगे वो 1830 ईस्वी में लाई थी। यानी क्या, तो 1830 ईस्वी में। और जो भारतीय लोग अगर ईसाई धर्म अपनाते हैं, उनको अब जो उनकी जो सत्ता होती है उससे नहीं छीना जाएगा। तो इसलिए यानी अंग्रेज का पूरा मकसद क्या था, तो वो भारत के जो भारतीय लोगों के जो मतलब धर्म को भ्रष्ट करना। तो ऐसा उनका मतलब नीति था। और इसी नीति से उन्होंने विभिन्न युद्ध भी किए, जिसमें हम आगे जानेंगे सिपाही विद्रोह के बारे में। तो चलिए अब हम जानते हैं सैनिक विद्रोह जो था वो जन विद्रोह कैसे बन गया, इसके बारे में। तो उस समय के जो सरकारें थे वो अब अंग्रेज के माध्यम से जो सैनिकों को एक मतलब बंदूक ला कर दिए थे, यानी बंदूक। और जो बंदूक था उसके कारतूस पर, यानी बंदूक के कारतूस पर गाय और सुगर के चर्बी के मिलाकर मतलब उस पर लेप चढ़ाया जाता था। यानी क्या, तो गाय सुगर लेप चढ़ाया जाता था। और यहाँ भी हिंदू और मुस्लिम में के धर्म को भ्रष्ट करने के उद्देश्य से ऐसा काम अंग्रेज के द्वारा किया गया था। और इससे सैनिक को इस बात का पता चला तो ये बंदूक लेने से इनकार कर दिए थे, इसलिए यहाँ पर युद्ध हुआ था। इसके बारे में हम आगे जानेंगे, जो 1857 की क्रांति से शुरू होती है। यानी क्या, तो 1857 की क्रांति से। और इसके हम नायक की बात करेंगे, यानी मुख्य नायक की, तो वो मंगल पांडे थे। तो इसके बारे में जानेंगे। यानी क्या, तो 1857 जो मेरठ से शुरू हुई थी और विभिन्न क्षेत्रों में इस युद्ध का फैलाव हुआ था। इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।